हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं राइट स्टैटिन्स और फिब्रेट्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। आज हम बात करेंगे वीडियो लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ लाइक बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स एंड कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स के। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी। सिंपलेस्ट मैकेनिज्म है आपकी कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर की। कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर देखिए किस तरीके से होता है। हमको पता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्या है, एक तरीके का लिपिड फॉर्म है। तो उसके एब्जॉर्प्शन को अगर आप इनहिबिट करते हैं, बहुत एक सिंपल वे में अगर इस चीज को समझना चाहें तो कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को आप अगर इनहिबिट करते हैं इन द इंटेस्टाइन, तो वो एब्जॉर्प्शन इनहिबिट होगा, वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में नहीं बढ़ेगा। इट मीन्स जो लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड का फॉर्म है, उसका लेवल ब्लड में नहीं बढ़ेगा। आपका इफेक्ट जो होगा वो होगा एंटी हाइपरलिपिडेमिक। तो सिंपलेस्ट मैकेनिज्म इसकी है, जो कि ड्रग इसमें होती है इज़ैटमिब। तो आपको ड्रग्स का नाम याद रखना है। तो बेसिकली हम बात करेंगे, देखिए हमारी जिस तरीके का पैटर्न रहा है पढ़ने का, हम सारी चीज़ों को यहाँ पे सर्कल करते जाएंगे, आपको जो चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती चली जाएंगी। तो हम पहले बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर ड्रग्स है हमारी इज़ैटमिब। इसके फैक्ट्स जो हैं, फैक्ट्स मैं आपको पूरे इसके दे दूंगा प्लस साइड इफेक्ट्स, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर है जीआईटी में, तो जीआईटी में आपका तो पूरा इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सब कुछ आता है। लेकिन हम बात करने वाले हैं कि किस पर्टिकुलर पार्ट में कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर वर्क करते हैं। कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर मेनली वर्क करते हैं डियोडेनम में और प्रॉक्सिमल जेजुनम में। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं लाइक डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो डियोडेनम और प्रॉक्सिमल जेजुनम, जो कि डियोडेनम की तरफ का पार्ट है, उसमें मेनली वर्क करते हैं कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। इसमें कोई टेक्निकल कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सब आपको रिमेंबर रखना है कि किस पर्टिकुलर पार्ट में जीआईटी के ये वर्क करते हैं। अब देखिए, आपको अगर एक यहां पर ये कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर पढ़ना है, इसके लिए आपको एक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करती है। लेट सपोज ये जो जीआईटी की ट्यूब है ल्यूमेन, उसके ल्यूमेन की एपिथेलियम में एक स्पेशल प्रोटीन होती है। वो प्रोटीन एक्चुअली दो जगह होती है, जीआईटी के एपिथेलियम में प्लस लीवर में। तो हम अभी बात कर रहे हैं जीआईटी की एपिथेलियम की। कोलेस्ट्रॉल जैसे आप सपोज करिए डाइटरी इनटेक किया आपने, और उस डाइटरी इनटेक में आपका कोलेस्ट्रॉल का कुछ अमाउंट था, वो कोलेस्ट्रॉल जीआईटी से किस तरीके से ट्रांसफर होकर ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, ओवरऑल जो मैकेनिज्म है उसमें मेन इन्वॉल्वमेंट है जीआईटी के ट्रैक के एपिथेलियम में प्रेजेंट एक प्रोटीन का, जिसका नाम होता है नीमैन पिक C1 लाइक 1 प्रोटीन। शॉर्ट फॉर्म इज NPC1L1, नीमैन पिक C1 लाइक 1 प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या होती है? ये प्रोटीन मेनली प्रेजेंट होती है जीआईटी एपिथेलियम में और लिवर में, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं, सपोज करिए कि आपने फूड में, इस डायग्राम को समझना होगा, बहुत ही सिंपल है, आसानी से समझ में आ जाएगा। हम पहली बात तो यहां पे बात किसके कर रहे हैं? डाइटरी कोलेस्ट्रॉल की। क्योंकि हमने डाइट के थ्रू कोलेस्ट्रॉल होगा, हम उसको इनहिबिट करने की बात करेंगे। राइट, तो हम कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर में डाइटरी कोलेस्ट्रॉल आपने किसी तरीके से इंटेक किया, ये ब्लैक कलर में इंडिकेट कर रखा है फूड के साथ। राइट, तो फूड में आपका डाइटरी कोलेस्ट्रॉल आया, और ये जैसे ही डियोडेनम और प्रॉक्सिमल जेजुनम के पार्ट में आता है, तो वहां पर जो एंटेरोसाइट्स हैं, ये आपका ल्यूमेन है जीआईटी का, और ये एंटेरोसाइट्स दिखा रखी है, ये पर्टिकुलर एक एंटेरोसाइट्स है। तो यहां पे क्या होगा, जब डियोडेनम और जेजुनम में बाइल एसिड से किसकी मिक्सिंग होगी? बाइल एसिड से मिक्सिंग होगी, क्योंकि गैल ब्लैडर सिक्रीट करेगा बाइल एसिड को, और बाइल एसिड इंटेस्टाइन में रिलीज होगी। उस मैकेनिज्म में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको बस यहां पे इस कॉन्सेप्ट को रखना है कि जो डाइटरी इनटेक का फूड है उसमें फैट जो सब्सटेंस है, लिपिड सब्सटेंस जो है, उसमें बाइल एसिड उसके इमल्सिफिकेशन करेगा इंटेस्टाइन के अंदर, मेनली डियोडेनम और प्रॉक्सिमल जेजुनम के अंदर। तो वहां पर ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये ब्लैक कलर का आपका क्या था? फूड था, और इस पे जो ग्रीन कलर के डॉट हैं, इस पे ये बाइल एसिड आ चुका है, मींस ये अब इमल्सिफाइज फूड है। राइट, तो अब ये मिसेल के फॉर्म में है। किस फॉर्म में? मिसेल के फॉर्म में। अब मीसेल के फॉर्म में जब ये फूड आ गया, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी है, तो
तो एक प्रोटीन जो रेड कलर से है ये कहां पर है, जीआईटी की इपिथेलियम में, और उसी प्रोटीन को हम नाम दे रहे हैं नीमैन-पिक C1 लाइक 1 प्रोटीन, NPC1L1 प्रोटीन। ये NPC1L1 प्रोटीन इस पर्टिकुलर कंटेंट को, इस मिसेल को ट्रांसपोर्ट करेगी इनसाइड द जीआईटी इपिथेलियम, राइट। इनसाइड द जीआईटी इपिथेलियम इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया इसने। जब ये जीआईटी इपिथेलियम के अंदर चली गई तो इस चीज को हम बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रॉन। उसकी प्रोसेसिंग अपनी है, उसका अगर आप फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम यहां स्पेसिफिकली उस एपोप्रोटीन्स की बात नहीं कर रहे हैं जो एपोप्रोटीन यहां पर ऐड होगी। हम मोटा मैकेनिज्म समझ रहे हैं मोटे तौर पर कि यहां पर जो फूड आया, इमल्सिफाइड फूड मिसेल का फॉर्म हुआ बाइल एसिड के मिलने से, और उस बाइल एसिड का जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें लिपिड कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब कुछ है, उस कंटेंट को यहां से क्या किया गया, अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट किया गया जीआईटी में विद द हेल्प ऑफ नीमैन-पिक C1 लाइक 1 प्रोटीन। जो कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर हैं वो इस प्रोटीन को इनहिबिट करेंगे, इस ट्रांसपोर्ट को। ये एक तरीके का ट्रांसपोर्टर होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है मिसेल्स को इनसाइड द एपिथेलियम। तो इस मिसेल्स को क्या कर देंगे, ये इनहिबिट कर देंगे। जब इस मिसेल्स को इनहिबिट कर देंगे तो आगे की मैकेनिज्म तो ऑब्वियसली नहीं होगी। इट मींस जो यहां पे कंटेंट है वो थ्रू द फीकल मैटर बाहर निकल जाएगा, राइट। थ्रू द फीकल मैटर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट ब्लड में क्या होगा, ओवरऑल कम होगा, क्योंकि डाइटरी जो कोलेस्ट्रॉल है अब उसको ब्लड में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। देखिए यहां तक की तो एक सिंपल मैकेनिज्म है कि आपने कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर लिया, उसको इनहिबिट किया, अंदर जाने से रोका, कोलेस्ट्रॉल नीचे एक्सक्रीट हो गया थ्रू द इन द फीकल मैटर। अब इसकी वजह से जो मैकेनिज्म अंदर बॉडी के अंदर मॉड्यूलेट होगी उसको आपको समझना होगा, तब आप रिलेट करके बेहतर तरीके से इसको बता पाएंगे। देखिए अब क्या होगा, जब अंदर से कोलेस्ट्रॉल, इट मींस आप इस तरीके से समझिए कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल अब ब्लड में नहीं जा रहा है। जब डाइटरी कोलेस्ट्रॉल आपका ब्लड में नहीं जा रहा है, इट मींस ब्लड में हम बोल सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। ब्लड में बोल सकते हैं, इट मींस हम कह सकते हैं लीवर में भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब लीवर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होगा तो लीवर क्या करेगा, चूंकि लीवर को बाइल एसिड बनाना है और बाइल एसिड बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट है, तो लीवर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा ऐसी असेंबली को ब्लड से ट्रैप करेगा, पकड़कर अपने अंदर लाएगा जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल मैक्सिमम है। और मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एलडीएल के अंदर। लीवर को ऐसा करने के लिए, एलडीएल को लाने के लिए अपने सरफेस पे बहुत ज्यादा एक्टिवेट करना पड़ेगा। आप एक तरीके से टेक्निकली कह सकते हो अप रेगुलेट करना पड़ेगा। कौन से रिसेप्टर्स को, एलडीएल रिसेप्टर्स को। तो आपकी मैकेनिज्म कहां पे आ गई है, यहां पे एक्सक्रीशन हो चुका है, इधर ओवरऑल ये आपका लैक्टियल्स है, लाइक इसके बाद ब्लड वेसल्स। उस डिटेल मैकेनिज्म में मैं फिर से कह रहा हूं, वहां पर हम नहीं जा रहे हैं, आप फर्स्ट वीडियो लेक्चर देख सकते हैं इसके लिए। इसके बाद जब ओवरऑल यहां पे क्या हुआ, किसकी कमी हुई, लाइक वीएलडीएल में कोलेस्ट्रॉल की कमी हुई, राइट। कोलेस्ट्रॉल वैसे भी कम होता है वीएलडीएल में, कोलेस्ट्रॉल की यहां पे कमी हुई। लीवर में क्या हुआ, डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल, यहां पे हम कह सकते हैं क्या हो गया, डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल इन लीवर। यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है। जब डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल इन लीवर हुआ तो लीवर ने अपने आप को कोलेस्ट्रॉल को मींस ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या किया, एलडीएल रिसेप्टर को सरफेस पे अप रेगुलेट कर दिया। जब अप रेगुलेट किया तब क्या होगा कि जो ब्लड में अब सर्कुलेटिंग क्या है, एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो क्या होगा, क्लियरेंस होगा। उसके क्लियरेंस का मतलब है कि वो चीज ज्यादा से ज्यादा कहां पे हुक होकर आएगी, एलडीएल रिसेप्टर के थ्रू इनसाइड द लीवर, और जो यूटिलाइज होगी सिंथेसाइज करने के लिए क्या, बाइल एसिड और भी अलग तरीके के सब्सटेंस प्रोडक्ट। तो क्लियरेंस किसका हो गया, एलडीएल का इन द ब्लड। तो एक तरीके से आपके लिए ये भी हेल्पफुल है। इनडायरेक्टली, डायरेक्ट मैकेनिज्म कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर की जो इनहिबिट कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ब्लड में कम कर रहे हैं। इनडायरेक्टली आपकी किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, ये इनडायरेक्टली आपकी ये हेल्प कर रहे हैं किस तरीके से, एलडीएल के लेवल को ब्लड में कम करके, राइट। तो ओवरऑल जो एलडीएल का लेवल कम करते हैं और ब्लड में अप्रोक्सीमेटली ये कितना करते हैं, 18 to 20%। तो आपका डिक्रीज इन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। और यहां से आप डायरेक्ट किसकी बात कर रहे थे, कोलेस्ट्रॉल की। तो ये आपकी किसकी मैकेनिज्म है, कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर की। डायरेक्ट मैकेनिज्म आपको यहां तक रखनी है, इनडायरेक्ट में इसको भी पूरा
ओवरऑल एक्सप्लेन करना है, राइट। अब हम बात करेंगे साइड इफेक्ट्स की। तो देखिए बहुत सिंपल है, कोई भी चीज अगर जीआईटी में है, राइट, और जीआईटी से वो चीज मतलब ट्रांसफर होके नहीं जा पा रही है ब्लड में, हम उसको वहीं पे स्टॉप कर दे रहे हैं, राइट। जो भी कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर है, एजेटमिब ड्रग है, वो यहां अंदर ना जाके यहीं पे एक्ट कर रही है। तो आपका जब अंदर नहीं जा रही, इट्स का मींस आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टेमिक इफेक्ट उसके नहीं आने वाले, आपके उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ओनली आने वाले हैं जीआईटी साइड इफेक्ट्स। तो जीआईटी साइड इफेक्ट्स में मेनली क्या आएगा, जैसे आपको नोजिया, डायरिया एंड फटीग, इवन इन कॉन्स्टिपेशन। सम पेशेंट्स में क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन। तो डायरिया, नोजिया और फटीग एंड कॉन्स्टिपेशन इन सम पेशेंट्स। अब देखिए इसकी एक स्ट्रेटजी इस तरीके से होती है, पॉपुलर स्ट्रेटजी, जो कि यहां पे मैंने मेंशन किया है। साइड इफेक्ट्स मैकेनिज्म हम लोग का क्लियर हो चुका। अब हम बात करेंगे इसकी पॉपुलर स्ट्रेटजी। तो देखिए कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल को कम करते हैं, लेकिन इनको ज़्यादातर डॉक्टर्स यूज करते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं फार्मासिस्ट, मेनली किस लिए, ताकि ये मेनली स्टैटिन्स के साथ, क्योंकि स्टैटिन्स अपना जो वर्क करते हैं एचएमजी कोएंजाइम ए इनहिबिटर को वर्क करके करते हैं। एचएमजी कोए इनहिबिटर एंजाइम, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो एचएमजी कोएंजाइम ए को अगर इनहिबिट करते हैं तो भी ओवरऑल जो सिंथेसिस कम होती है, मतलब इनहिबिट होता है, वो कोलेस्ट्रॉल का फर्दर सिंथेसिस कम होती है, राइट। तो इस तरीके से हम दो तरीके से ब्लॉक कर देंगे, एक तो स्टैटिन्स में भी कोलेस्ट्रॉल का पाथवे इनहिबिट हो रहा है, और दूसरा हम डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल को इनहिबिट कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर से। तो आपका एडिटिव इफेक्ट आएगा, मतलब वो चीज आपको ज्यादा बेनिफिशियल मिलेगी अगर आप ये दो फॉर्मूले को कंबाइन करके लेते हैं। तो पॉपुलर स्ट्रेटजीज में हमारा कई बार कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर और स्टैटिन्स हम साथ साथ चलाते हैं। अगर हम यूजेस की बात करें तो आपके लिए इसके क्लियर होना चाहिए, फ्रेडरिक्सन और WHO ने जो क्लासिफिकेशन हमने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस किया है, उसके लिए आपका ये टाइप 2A और टाइप 2B में ये ड्रग यूज होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट। तो कई बार बच्चों के मन में ये आता है कि अगर हम बाइल एसिड तक तो पिक्चर क्लियर होती है, लेकिन बाइल एसिड के जैसे सिक्वेस्ट्रेंट की बात करती हैं तो उनको लगता है ये सिक्वेस्ट्रेंट अजीब सा वर्ड है, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाइल एसिड तक तो समझ आता है। तो सिक्वेस्ट्रेंट का मतलब है उस चीज को स्टॉप करना। तो आप स्टॉप किस तरीके से कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, किसके, बाइल एसिड की। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं, इट मींस बाइल एसिड के एक्शन की बात कर रहे हैं, राइट। तो आप किस तरीके से बात करेंगे, देखिए जो भी बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट ड्रग्स होंगी, ये क्लास है। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट जो ड्रग होंगी वो एक्चुअली क्या होती हैं, एनायन एक्सचेंज रेजेंस। ये एक तरीके के कई बुक्स में आपको रेजेंस मिलेगा, कुछ जो डेप्थ में लिखा हुआ क्या है, एनायन एक्सचेंज रेजेंस होती हैं। अभी एनायन एक्सचेंज रेजिन वर्ड से आप क्या समझते हैं, देखिए एनायन एक्सचेंज रेजिन्स तो होती हैं और ज्यादातर ये कौन सा आयन अपने साथ रखती हैं, क्लोराइड, राइट, क्लोराइड आयन। तो देखिए क्लोराइड आयन से अब हम बात करते हैं यहां पर देखिए जो बाइल एसिड जो हमारा होता है, बाइल एसिड नेचुरली कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और बाइल एसिड रेजिन्स क्या होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जो भी ड्रग्स होंगी हमारे बाइल एसिड रेजिन्स, वो हमारी कौन सी चार्ज होंगी, पॉजिटिव चार्ज। अब इसको इस तरीके से समझिए, देखिए ये आपका स्टमक है, इंटेस्टाइन, और इस तरीके से हम बात कर रहे हैं यहां पे डायग्राम में। तो इस जो ल्यूमेन में जहां पे प्रॉक्सिमल हम बात करते थे डियोडेनम और जेजुनम की, और वहां पर क्या हम बात करेंगे, जैसे आपका फूड कंटेंट आया, राइट। तो फूड कंटेंट जब आपका आया यहां पर, तो ये जो ग्रीन कलर से दिखा रखा है ये एनायन एक्सचेंज रेजिन है, मींस आपका बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट कोई ड्रग है। और ये जो ब्लैक कलर से डॉटेड है ये आपका कोलेस्ट्रॉल है। ये आपको कहां से मिला, फूड से मिला, राइट। आपने फूड लिया, फूड अंदर आया और उस पर क्या हुआ, जो एनायन एक्सचेंज रेजिन थे उस पर जाके बाइंड किया। ये जो रेड कलर से दिखा रखा है ये है आपका बाइल। तीन चीजें यहां पे ड्रग है, बाइल है और कोलेस्ट्रॉल। मतलब ये वो स्टेज है जब आप फूड इंटेक कर चुके होंगे, फूड का बाइल एसिड इंटेस्टाइन में रिलीज होके उसको इमल्सिफाई कर चुका होगा, और इमल्सिफाई करने के बाद कौन सा स्टेप आता है, उसके एब्जॉर्प्शन का। तो ये जब इमल्सिफिकेशन होगा तो ये क्या करेंगे, ये जो एनायन एक्सचेंज रेजिन है ये इमल्सिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देंगे। जब स्टॉप कर देंगे तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है कोलेस्ट्रॉल का इन द ब्लड स्ट्रीम वो नहीं होगा। तो आपका जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा इन द ब्लड स्ट्रीम तो ये असेंबली कहां जाएगी, बाहर की तरफ। मींस जो बाइल एसिड, देखिए बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट में बाइल एसिड पे बाइंड करके, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट बाइल एसिड में बाइंड करके, नेचुरल बाइल एसिड में बाइल एसिड को क्या कर देते हैं, एक तरीके से आप बता दीजिए इनएक्टिव कर देते हैं। तो इनएक्टिव करने से क्या होगा, वो अपना इफेक्ट नहीं दे पाएगा। इफेक्ट क्या था कि वो हेल्प करता था इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स,
तो अब क्या होगा, वो सीधे क्या होगा, एक्सक्रीट होगा, राइट। तो जब एक्सक्रीशन की हम बात करेंगे तो देखिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जब ये इमल्सीफाई बाइल कर देता है तो बाइल इमल्सिफिकेशन करने के बाद बाइल क्या होता है, रीबैक हो जाता है, कहां से, जहां से वो आ रहा है। इसकी सिंथेसिस कहां होती है, लीवर में स्टोर होता है, गैल ब्लैडर में। तो फिर से एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में फिर से कहां चला जाता है, वो लीवर में चला जाता है बाइल एसिड, राइट। तो यहां पे क्या है कि 60 to 70% बाइल क्या हो जाता है, रिवर्ट हो जाता है फिर से बॉडी में। लेकिन जब आप बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट लेते हैं तो बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट में जो बाइल एसिड का जो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन है, जो मतलब यूटिलाइज करने के बाद, इमल्सिफिकेशन करने के बाद जो बाइल एसिड दोबारा यूज होता है, उसको क्या कर रहा है, ये इनहिबिट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ बाइल एसिड sequestrant. It means bile acid sequestrant are the drug which are responsible for inhibiting the enterohepatic circulation of bile. तो बाइल का जब एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, तब क्या इससे होने वाला है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सोजीनियस कोलेस्ट्रॉल। एक्सोजीनियस कोलेस्ट्रॉल का मतलब जो हम डाइट के साथ कोलेस्ट्रॉल ले रहे थे, उसकी जब हम बात करते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल तभी एब्जॉर्ब होगा जब बाइल एसिड का क्या होगा, उस बाइल एसिड उसको इमल्सिफाई करेगी। बाइल एसिड का आपने क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया उसको विद द हेल्प ऑफ दिस। तो जब बाइल एसिड इनएक्टिव हो गई, उसका इमल्सिफिकेशन नहीं हुआ, तो पहली बात तो वो कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब भी नहीं होगा और बाइल एसिड का एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन भी नहीं होगा। तो डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सोजीनियस कोलेस्ट्रॉल, इससे क्या हो गया, जब आप कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन एक्सोजीनियस क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन आपने एक्सोजीनियसली क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो एब्जॉर्प्शन कोलेस्ट्रॉल का अगर डिक्रीज हुआ तो ब्लड में अब कोलेस्ट्रॉल नहीं जाने वाला है। जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल नहीं जाएगा तो आप जो एंडोजीनियस कोलेस्ट्रॉल है, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस लीवर में भी होती है, तो जो वहां पे जो कोलेस्ट्रॉल है, जो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, उसका यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि बाहर से आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा तो अंदर का कोलेस्ट्रॉल आप ज्यादा यूज करने लगेंगे। ओवरऑल मैकेनिज्म को आप रिलेट करके दोनों की इक्वल ही बैठती है आप, लेकिन इसको इस तरीके से बताएंगे कि जब हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सोजीनियस कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज हुआ तो आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ एंडोजीनियस कोलेस्ट्रॉल क्या हो गया, इनहांस हो गया। जब मेटाबॉलिज्म ऑफ एंडोजीनियस कोलेस्ट्रॉल इनहांस हो गया तो आपका बाइल एसिड का प्रोडक्शन भी सिंपली लीवर में क्या हो जाएगा, इनहांस हो जाएगा। और जब बाइल एसिड का प्रोडक्शन इन्वॉल्व हो, इनहांस होगा, तो बाइल एसिड में यूटिलाइज किसका होता है, कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल के हेल्प से बाइल एसिड बनता है। तो वो कोलेस्ट्रॉल आपको कहां से मिलने वाली है, क्योंकि एक्सोजीनियस तो आपने ब्लॉक कर रखा है, तो एंडोजीनियस जो एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन पे जो कोलेस्ट्रॉल है, आप उसको यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसमें, जब एलडीएल को ज्यादा यूज कर लेंगे थ्रू बाय रेगुलेटिंग द एलडीएल रिसेप्टर, तो आपका एलडीएल का लेवल ब्लड में क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा कहां शिफ्ट हो जाएगा, लीवर के अंदर, उसको यूटिलाइज कर लिया जाएगा कोलेस्ट्रॉल को बनाने में। तो इससे क्या होगा, जब डिक्रीज हुआ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड तो क्या होगा, बाइल एसिड प्रोडक्शन फिर इंक्रीज हो जाएगा। ये बाइल एसिड का यहां पे आपको एक्सक्रीशन भी हो रहा है, एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन को इनहिबिट कर रहे थे, लेकिन बॉडी ने इस तरीके से इसको रेगुलेट कर लिया। तो आपका क्या होगा, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल यूटिलाइजेशन। जब बाइल एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ रहा है, इट मींस आपका कोलेस्ट्रॉल का यूटिलाइजेशन भी बॉडी में ज्यादा बढ़ रहा है। अब देखिए, इसके साथ आपको दो तीन चीजें साथ में समझनी है। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट करते तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम है, इवन एलडीएल का लेवल भी क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं ब्लड से, लेकिन इनके साथ एक डिसएडवांटेज ये होता है कि ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बढ़ाते हैं। तो आपको उस मैकेनिज्म को समझना होगा कि किस तरीके से बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बढ़ाते हैं। तो देखिए, दो पाथवे इन्वॉल्व होते हैं ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बढ़ाने में। अगर आप इसको इस तरीके से समझे, देखिए ट्राइग्लिसराइड का लेवल बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट क्या कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं। बाइल एसिड is not responsible for production of ट्राइग्लिसराइड। बाइल एसिड किसके लिए, कोलेस्ट्रॉल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बाइल एसिड के लिए। मींस अगर बाइल एसिड ट्राइग्लिसराइड के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, राइट, और बाइल एसिड का लेवल कम होता है, तो ट्राइग्लिसराइड का लेवल अपने आप ऊपर हो जाएगा। इसको फिर से रिकैप करते हैं। बाइल एसिड ट्राइग्लिसराइड के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब वो उसके लेवल बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जब बाइल एसिड का लेवल ब्लड में कम होगा, तो बाइल एसिड का लेवल जब कम हुआ, इट मींस कोलेस्ट्रॉल का यूटिलाइजेशन कम हुआ। जब कोलेस्ट्रॉल का यूटिलाइजेशन कम होगा तो ओवरऑल जो सेकेंडरी लिपिड है, दूसरी लिपिड के फॉर्म है, उनका लेवल बढ़ेगा, तो ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ेगा। तो आप एक मैकेनिज्म इस तरीके से समझ सकते हैं, राइट।
दूसरा, डायरेक्ट एंजाइमेटिक पाथवे इन्वॉल्व होता है, जैसे कि इसके नाम को आपको याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कई बार बच्चे इसको फास्फोरिक एसिड फास्फेटेजेस पढ़ लेते हैं, लेकिन ये फास्फेटिडिक एसिड फॉस्फेटेज पाथवे। तो ये क्या करते हैं, फास्फेटिडिक एसिड फॉस्फेटेज पाथवे को बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट इनहांस कर देते हैं। और फास्फेटिडिक एसिड फॉस्फेटेज पाथवे इन द लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। एक्चुअली लीवर जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कई कोलेस्ट्रॉल जो है कई लेवल में लिंक्ड होता है प्रोडक्शन के, जैसे फॉस्फेटिडिक एसिड फॉस्फेटेज, कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुका है। एचएमजी कोएंजाइम में रिडक्टेज को हमने पढ़ लिया है। लेकिन जो इसका इन्वॉल्वमेंट है, जो बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट किसको एक्टिवेट करेंगे, फास्फेटिडिक एसिड फॉस्फेटेजेस पाथवे को, और वो पाथवे लीवर के अंदर ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस को बढ़ा देता है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट बाय एक्टिवेटिंग दिस फॉस्फेटिडिक एसिड फॉस्फेटेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनहांसिंग द लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन द लिवर और इन द ब्लड। अब हम दूसरी बात करते हैं। देखिए सेम वही कंडीशन यहां पे आ रही है, एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर रहा है, ड्रग यहीं से एक्सक्रीट हो रही, तो हम किस तरीके से बोलेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, नॉजिया, वॉमिटिंग और डायरिया। और कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि जीआईटी के ट्रैक से जब उनका एब्जॉर्प्शन इनहिबिट कर देगा, ये ड्रग क्या करेंगे, उसका एब्जॉर्प्शन इनहिबिट कर देंगे ड्रग्स का। ड्रग भी जैसे इन फूड के साथ जो इमल्सिफिकेशन है इस कॉम्प्लेक्स के साथ कुछ ड्रग्स जैसे बाइंड होगी, जैसे हम वारफेरिन और डाइगोक्सिन की बात करें, तो वारफेरिन और डाइगोक्सिन का एब्जॉर्प्शन भी ये ड्रग क्या कर देंगी, इनहिबिट कर देंगी। तो इनका इनहिबिट कर रही है, इट मींस इनका क्या बढ़ा रही है, एक्सक्रीशन। जब इनका एक्सक्रीशन बढ़ा रही है, वो चीज ब्लड में जा ही नहीं रही है, तो उसका एक्शन भी ओवरऑल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ड्रग के एक्शन को भी, वारफेरिन और डाइगोक्सिन के एक्शन को भी मिनिमाइज करती हैं। कौन सी ड्रग, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट। अब हम बात करते हैं एक चीज और इसमें एक यूनिक है जो कि आपको समझना होगा। देखिए प्रेग्नेंट वुमेन में ये जो बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट है ये कई बार हम यूज करते हैं। उसकी वजह ये है कि प्रेग्नेंट वुमेन में एंटी हाइपरलिपिडेमिक के केस में बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट का यूज करने का मायने इतना है क्योंकि ये ड्रग देखिए आपका यहां से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं जा रही है। तो कोई चीज जब प्रेग्नेंट वुमेन में सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं जा रही तो हम ये मान के चलेंगे कि वो चीज, मान के चलेंगे क्या फैक्ट ही होगा कि वो चीज फीटस को इफेक्ट नहीं करेगी, और जो चीज फीटस को इफेक्ट नहीं करेगी वो आसानी से हम प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहां पे कई बार हम प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेस्क्राइब करेंगे। लेकिन इसके साथ एक समस्या ये होती है कि जैसे ये क्या करते हैं कि जो फैट सॉल्वेबल विटामिन्स होते हैं, जैसे हमारे एडीई के, तो फैट सॉल्वेबल विटामिन जो यहां पर होंगे, जो भी कोलेस्ट्रॉल जिनको बाइल एसिड जिसको इमल्सिफाई करेगा, उनका भी एब्जॉर्प्शन ये इनहिबिट करेंगे बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट। तो ओवरऑल बॉडी में किसकी कमी होगी, फैट सॉल्वेबल विटामिन की, एडीई के। और यही सेम केस प्रेग्नेंट वुमेन के लिए होगा, उसके बॉडी में भी एडीई के की कमी होगी। तो डॉक्टर्स कई बार प्रिस्क्राइब करते हैं बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट के साथ प्रेग्नेंट वुमेन में सप्लीमेंटेशन ऑफ विटामिन, फैट सॉल्वेबल विटामिन। तो ये एक बात हो गई, ये कॉन्सेप्ट है आपका। अगर इसके यूटिलाइजेशन की बात करें तो इसका मेनली जो यूज है वो टाइप 2A टाइप्स ऑफ हाइपरलिपिडेमिया में। सो दिस इज ऑल अबाउट बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट एंड कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।